नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं माइकोप्लाज्मा के ऊपर। ये आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। एक तरह से कहते हैं ना, अंडररेटेड टॉपिक। ये बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कोई ऐसा खास उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता है। तो चलो शुरू करें फिर इसको। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसको जोकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जोकर। चल जोकर, जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी इसी को कहा जाता है। इसी को ये उपाधि मिली है, द जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहा जाता है इसको। कि तुम तो बाबू जोकर हो। कौन हो तुम? तुम जोकर हो। हालांकि ये किंगडम मोनेरा का ही पार्ट है, इस बात को अलग मत रखना। माइकोप्लाज्मा कोई अलग नहीं है, ये किंगडम मोनेरा के अंदर ही आता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये प्रोकैरियोट है। माइकोप्लाज्मा जो है वो प्रोकैरियोट ही है। कम्स अंडर प्रोकैरियोट, कम्स अंडर प्रोकैरियोट। ये प्रोकैरियोट ही है, यानी कि ये किंगडम मोनेरा के अंदर ही आते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये बैक्टीरिया ही है, लेकिन इनको बैक्टीरिया हम कहते नहीं है, इनको लिए अलग से एक नाम दिया गया है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है। इनकी डिस्कवरी 1898 में दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने की थी। इसकी डिस्कवरी पर भी क्वेश्चन आ जाता है। डिस्कवर्ड बाय टू साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। कौन से हैं वो दो साइंटिस्ट? एक है नॉकार्ड और एक साइंटिस्ट है रॉक्स। एक साइंटिस्ट का नाम क्या है? नॉकार्ड। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम से खैर मतलब नहीं है, ई नॉकार्ड है उनका नाम, तो आप तो खाली वही रखो, नाम याद रखो, सरनेम नॉकार्ड। और दूसरे हैं रॉक्स। ये सरनेम इनके याद रखा करो, नॉकार्ड एंड आर रॉक्स करके है। तो ये दो हैं, इन्होंने 1898 में इसको डिस्कवर किया था, इन 1898। विद ईयर आपको याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर के की थी। एक साइंटिस्ट का नाम है नॉकार्ड और दूसरे का नाम है रॉक्स। इन्होंने ये डिस्कवरी कहां से की थी? ये की थी प्लूरल फ्लूइड से। खास करके कैटल के जो प्लूरल फ्लूइड होते हैं ना, प्लूरल का मतलब समझते हो आप लोग? इन द कैटल्स प्लूरल फ्लूइड, जो कैटल का प्लूरल फ्लूइड है ना, उसमें से की थी। अब ऑब्वियस सी बात है, वहां पर ये क्या हो गया, एक्चुअल में बोमाइन के अंदर ये प्लूरोनिमोनिया कॉज कर रहे थे। वो जो वोमाइन था, वोमाइन मतलब जो कैटल थी, जो गाय थी, वो प्लूरोनिमोनिया से सफर कर रही थी। तो उसकी डिसीज, बेसिकली वो प्लूरोनिमोनिया डिसीज है, वो इसी माइकोप्लाज्मा की वजह से थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द बोवाइन, बोवाइन मतलब हमारा जो कैटल है, वो किससे बीमारी से सफर कर रहा था? सफर्ड फ्रॉम द प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया डिसीज उसको हो गई थी। और उसका जो प्लूरल फ्लूइड था, उसमें से इन्होंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोज निकाला। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग था। है वो एक तरह से प्रोकैरियोट ही है, किंगडम मोनेरा में ही आता है, लेकिन बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग था। क्या था अलग? अच्छा, शुरू में तो इन्होंने इसको नाम दे दिया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसलिए इसको कहा गया क्योंकि प्लूरोनिमोनिया डिसीज थी उस बोवाइन को, उस कैटल को, और उसी के प्लूरल फ्लूइड में इसको देखा गया था। तो स्टार्टिंग में इसका नाम पड़ गया पीपीएलओ, इसीलिए इसको पीपीएलओ कहते हैं। सो कॉल्ड इट पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आ रही है बात समझ में? कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको पीपीएलओ क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसको डिस्कवर किया गया था एक गाय के प्लूरल फ्लूइड में से। और उस प्लूरल फ्लूइड में बेसिकली वो जो गाय थी, वो कौन सी बीमारी से सफर थी? उसे कौन सी बीमारी हो गई थी? प्लूरोनिमोनिया डिसीज हो गई थी। ठीक, इसको बात को समझना। और एक चीज और, अभी मैंने जैसे कहा कि भाई यहाँ पर इसको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं भाई इसको जोकर? काय बोल देते हैं इसको? जोकर भी बोलते हैं अपना प्लांट किंगडम का, इसी को बोलते हैं। अब आप कहोगे सर प्लांट किंगडम का जोकर,
इस चीज को थोड़ा समझना है आपको कि इसको प्लांट किंगडम का भी जोकर क्यों कह देते हैं, और इसी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का जोकर, मेन चीज तो देखो वैसे माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहना ठीक है, अब प्लांट किंगडम का भी कहा जाता है, काफी सारी टेक्स्ट बुक है जिनके अंदर प्लांट किंगडम का भी बताया गया है। पॉइंट इज दैट कि सर जोकर क्यों कहते हैं, आप तो ये बताओ हमको। द जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहते हैं। जोकर कौन होते हैं भाई, जोकर कौन होते हैं? जोकर वो होते हैं जो लोगों को हंसाते हैं। कैसे हंसाते हैं? अपने चेहरे का शेप बदल बदल के, तभी तो लोगों को हंसी आती है, ऐसे करके हंसाते हैं लोगों को। तो ये भी तो जोकर है, ये भी हंसाते हैं। ये कैसे हंसाते हैं भाई? ये भी हंसाते हैं। कैसे हंसाएंगे? अपना शेप चेंज करके, यानी कि ये प्लियोमॉर्फिक नेचर के होते हैं। ड्यू टू दी प्लियोमॉर्फिक इन नेचर, प्लियोमॉर्फिक का मतलब है कि ये अपना शेप चेंज करते हैं। एबल टू चेंज इट्स शेप, ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, शेप को ये चेंज कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो ये प्लियोमॉर्फिक नेचर के होते हैं, ये शेप को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं कि ये जोकर हैं। कौन है ये? जोकर है। चलिए अब बात करते हैं इनके हम लोग की फीचर्स की, या कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के फोकस पर हम चर्चा करेंगे। की फीचर्स को लेकर के चर्चा करें, ये बिल्कुल एनसीईआरटी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज जो है वो हम लोग एनसीईआरटी से बाहर नहीं लेकर के जाएंगे, पूरा फोकस एनसीईआरटी पर। इसको बिल्कुल ऐसा करना, एकदम रट लेना, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट लाइन टू लाइन यहां से आती है। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से पूछी जाती है वो है सेल वॉल को लेकर के। जो ये बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग है वो इसी चीज को लेकर के है कि यहां सेल वॉल नहीं होती इनके पास। प्रोकैरियोट्स हैं तो फिर तो सेल वॉल होनी चाहिए, लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं होती। बैक्टीरिया की तरह सेल वॉल होनी चाहिए इनके पास, लेकिन नहीं है। इनके पास सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होती है, पूरी तरह से एब्सेंट होती है। यही है, और सेल वॉल का ही तो काम है शेप देना। अब इनके पास सेल वॉल नहीं है तो इसलिए इनके पास कोई फिक्स शेप नहीं है। सो नो फिक्स्ड शेप, इसलिए इसके पास कोई फिक्स शेप नहीं है, क्योंकि शेप देने का काम किसका होता है? सेल वॉल का ही तो होता है। इसलिए तो ये प्लियोमॉर्फिज्म शो करते हैं। सो इट शोज प्लियोमॉर्फिज्म, यानी कि ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। अगर इनके पास सेल वॉल होती तो शेप जो है इनका वो फिक्स हो जाता और ये अपने शेप को चेंज नहीं कर पाते, लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं है। ये सबसे पहला फीचर। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें वो है साइज। साइज को लेकर के क्या है बाबू? साइज को लेकर के ये है कि ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म यही है। इससे छोटा कुछ भी नहीं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, जो अभी तक हमने जितने भी सेल देखे उनमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल यही माना जाता है। ऑब्लिक करके स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऐसे भी लिख लेना, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल यही है, सबसे छोटा यही है। इसका साइज लगभग 0.3 माइक्रोमीटर होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, सोच लो आप, अबाउट 0.3 माइक्रोमीटर। यानी इसका जो साइज है इज लेस देन दी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटा है। हम तो सोचते थे बैक्टीरिया से छोटा कुछ नहीं होता, बैक्टीरिया से भी छोटा है ये। तो ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पास कर सकते हैं भाई। जैसे मान लीजिए कोई एक छलनी है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, जो बैक्टीरिया को छान देती है। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ऐसे ही मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में हमने बैक्टीरिया मिला दिए ढेर सारे। अब इस सॉल्यूशन को हम लोग जो है वो यहाँ से इस छलनी से पास आउट कराएंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे? बैक्टीरिया जो है वो इस छलनी से नहीं आ पाएंगे, बैक्टीरिया सारे यहाँ ऊपर रह जाएंगे और बाकी की सारी चीजें जो है वो आपकी नीचे आ जाएंगी। यानी कि इस छलनी के अंदर इतने छोटे छेद हैं जो बैक्टीरिया को रोक लेते हैं। इसको बोलते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। अगर मैं इसी के अंदर माइकोप्लाज्मा भी ऐड कर दूं, मान लीजिए इसके अंदर मैंने ये माइकोप्लाज्मा भी मिला रखे हैं, तो माइकोप्लाज्मा इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो इस बैक्टीरिया से भी, मतलब इस छलनी से पास आउट हो जाएंगे, इससे बाहर निकल आएंगे, इससे बाहर निकल आएंगे। यानी कि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी बाहर निकल सकते हैं, ये पास हो सकते हैं उससे। माइकोप्लाज्मा
कैन पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास आउट हो सकते हैं, बिल्कुल पास आउट हो सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया से छोटे होते हैं ये। ठीक, तीसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, वो लिखिएगा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अच्छा, एक चीज और यहां पर याद रखिएगा, आपसे देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, ये पूछ लिया। एक ऑप्शन में दिया है बैक्टीरिया, दूसरे ऑप्शन में दिया है माइकोप्लाज्मा, तीसरे ऑप्शन में दिया है मान लीजिए आपका फंजाई, और चौथे ऑप्शन में मान लीजिए आपका दे दिया एल्गी। तो अब आप आंसर क्या चुनोगे? आंख बंद करके आपको आंसर चुनना है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा पूछा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, मैं कहूं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, ये पूछ लिया, कोई अंतर ही नहीं है, तब भी आंसर क्या रहेगा? सेम माइकोप्लाज्मा ही रहेगा। वो तो खाली विदाउट सेल वॉल इसलिए लिख दिया कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, उससे कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, आंसर फिर भी माइकोप्लाज्मा ही होना है। चलो इसको थोड़ा सा और चेंज करें, मान लीजिए इसको और चेंज कर दिया, अब पूछ लिया स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद सेल वॉल, अब सेल वॉल के साथ पूछ लिया, अब थोड़ा सा आंसर बदल जाएगा, थोड़ा क्या पूरा ही बदल जाएगा, क्योंकि अब सेल वॉल पूछा है। अब माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो इसका आंसर अब हो जाएगा क्या? फिर यहां पर बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया हो जाएगा, यहां पर आंसर माइकोप्लाज्मा ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर भी आंसर माइकोप्लाज्मा ही रहेगा। बैक्टीरिया कब कहा जाएगा हम लोग? बैक्टीरिया तब कहेंगे जब उसमें लिविंग सेल वॉल पूछा, बोली सेल वॉल पूछा हो, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद सेल वॉल, तब आंसर आपको बैक्टीरिया लगाना है। ठीक, चल, तो हम बात कर रहे थे यहां पर किसकी? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की। क्या इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? नहीं, ये एनएरोबिक कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये एनएरोबिक कंडीशन में रह सकते हैं। चौथा जो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन, वो है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है कि क्या ये डिसीज कॉज कर सकते हैं, क्या ये पैथोजन की तरह काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा एनिमल में और प्लांट में बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं, कई प्रकार की बीमारियां इनसे होती हैं। माइकोप्लाज्मा कैन कॉज या एबल टू कॉज मैनी डिसीजेस, कई प्रकार की डिसीजेस ये कॉज कर सकते हैं प्लांट में और एनिमल में, यानी कि पेड़ पौधों में भी और जानवरों में भी ये कई प्रकार की बीमारियां कॉज कर सकते हैं, यानी इनके पास पैथोजेनिसिटी भी है, बैक्टीरिया की तरह पैथोजेनिसिटी भी इनके पास पाई जाती है। ठीक, चलो अब यहां पर हम थोड़ा बात करते हैं इनके सेल स्ट्रक्चर को लेकर के। ये फीचर की बात कर ली, चार फीचर जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद रखना, बिल्कुल एनसीईआरटी के बेसिस पर बताया मैंने वो चारों की चारों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला सेल वॉल, दूसरा सेल साइज, तीसरा यहां पर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, और चौथा है पैथोजेनिसिटी, बिल्कुल टू द पॉइंट एनसीईआरटी को लेकर के। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर किसको? स्ट्रक्चर को लेकर के। अब देखो चूंकि ये प्रोकैरियोट है, इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यूनिक है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक तो सेल वॉल नहीं होती, सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन ही होती है। जैसे बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया बिल्कुल इस प्रॉपर स्ट्रक्चर में होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास सबसे बाहर पाई जाती है क्या? सेल वॉल, और ग्लाइकोकैलेक्स वो एक अलग मैटर है। अब जैसे ये सेल वॉल है, सेल वॉल है, और अंदर की जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। तो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये सेल वॉल ही क्या करती है? यही शेप देती है।
प्रोवाइड द शेप टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जो प्रॉपर शेप है ना वो इसी से मिलता है, सेल वॉल से मिलता है। यानी कि बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो जो आउटर लेयर है वो कौन सी है, सेल वॉल है। आउटर लेयर सेल वॉल है और जो इनर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। अब मैं यहां पर माइकोप्लाज्मा की बात करूं, माइकोप्लाज्मा ये भी एक प्रोकैरियोट है भाई, ये भी एक प्रोकैरियोट है लाइक बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है ना भाई, ये क्या है, ये एक प्रोकैरियोट है। ऐसे ही माइकोप्लाज्मा भी क्या है, एक प्रोकैरियोट है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है, बट इट्स स्ट्रक्चर इज यूनिक। यूनिक क्यों है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, इट लैक्स सेल वॉल। कंप्लीटली बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, इसमें सेल वॉल होता ही नहीं है। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर इस तरीके के शेप का नहीं होता, वो कुछ ऐसा नजर आता है, कुछ इस तरीके का नजर आता है। यहां पर आप देखोगे कि बाहर की सेल वॉल नहीं है, ये डायरेक्ट जो आपको नजर आ रही है सेल मेम्ब्रेन ही नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है आपको, यहां पर डायरेक्ट आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आएगी। ये मेम्ब्रेन काय की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, जैसे बाकी और में होती है। लाइपोप्रोटीन की ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो यहां पर बनी होती है और यही इसकी आउटर मोस्ट लेयर है। यहां पर सेल मेम्ब्रेन ही क्या है, इसकी आउटर लेयर है। यहां पर सेल वॉल जैसी कोई भी चीज नहीं होती। इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। जेनेटिक मटेरियल की अगर मैं चर्चा करूं तो दोनों चीजें इसके अंदर आपको मिलेंगी। डीएनए भी इसके अंदर मिल जाता है और आरएनए भी इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है। डीएनए कैसा होता है, वही बैक्टीरिया का सिंगल, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, बिल्कुल वैसा ही होगा, कोई अंतर नहीं है उसमें। वही सिंगल होगा, एक ही होगा, सर्कुलर होगा और डबल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। और आरएनए भी इसके पास मौजूद है, आरएनए भी जो है वो इसके पास पाए जाते हैं। राइबोसोम बिल्कुल प्रोकैरियोट की तरह होते हैं। जैसे राइबोसोम बना दो यहां पर कुछ, जैसे मान लीजिए ये राइबोसोम है, तो राइबोसोम भी इसके पास होते हैं। और राइबोसोम बिल्कुल प्रोकैरियोट जैसे, कौन से, जो प्रोकैरियोट के अंदर थे 70S टाइप के, वही राइबोसोम जो है वो इसके पास पाए जाते हैं। राइबोसोम कौन से वाले हैं, जो प्रोकैरियोट वाले हैं ना, राइबोसोम वही है, 70S टाइप के राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो इनका जो न्यूट्रिशन है वो ऑस्मोट्रॉपिक मोड का होता है, यानी ऑस्मोसिस के माध्यम से ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये अच्छा पॉइंट है, हेडिंग डालना इनकी न्यूट्रिशन। और सिंगल सिंगल लाइन पर क्वेश्चन आते हैं, मैं पूरी की पूरी लाइन एनसीईआरटी से निकाल करके आपको समझा रहा हूं। ऑस्मोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस से। एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है, जानते हो ना ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो मूव करता है थ्रू आ सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस से न्यूट्रिएंट, अपना जो न्यूट्रिएंट है ना उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये सेप्रोफाइट्स या पैरासिटिक हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। मे बी सेप्रोफाइट्स होंगे तो ये डेड टिश्यू पर फीड करेंगे, फीड ऑन डेड सेल या कहें अपन डेड टिश्यू, उसके ऊपर फीड करते हैं। और पैरासाइट की तरह भी हो सकते हैं, जैसे डिसीज कॉज कर रहे हैं तो भाई पैरासिटिक है ना, पैरासिटिक है, यानी कि ये फीड करेंगे ऑन द लिविंग सेल या फिर हम कहें लिविंग टिश्यू। तो ये दोनों तरह के हो सकते हैं, ये सेप्रोफाइट भी होते हैं और ये पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं हम लोग यहां पर डिसीज की, हेडिंग डाल दीजिएगा डिसीज। डिसीजेस कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा।
कि यहाँ पर माइकोप्लाज्मा से डिसीज होती है? बिल्कुल होती है। और नीट में डिसीज के एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। यही तो है नीट इंपॉर्टेंट, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल ऑफ द डिसीज। तो डिसीज के एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेते हैं कि ये डिसीज है, कौन सी डिसीज माइकोप्लाज्मा से हो रही है। अब ये प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है। प्लांट के अंदर भी डिसीज होती है, ठीक है, और एनिमल के अंदर भी डिसीज कॉज करते हैं ये तो, और एनिमल के अंदर भी ये डिसीज कॉज करते हैं। तो प्लांट के अंदर कौन कौन सी डिसीज होती है इसमें, और एनिमल के अंदर कौन कौन सी होती है? जैसे प्लांट के अंदर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल बड़ी पॉपुलर बीमारी है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बैंगन के अंदर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, वो इसी से होती है, इसमें बैंगन के जो पत्ते हो ना वो छोटे छोटे से हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये आईएमपी करके लिख लेना, इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर इसको हम लोग फाइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं। प्लांट के अंदर माइकोप्लाज्मा इज आल्सो कॉल्ड फाइटोप्लाज्मा, ध्यान रखिएगा। तो फाइटोप्लाज्मा कोई और चीज नहीं है, फाइटोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा एक ही चीज है। प्लांट के अंदर फाइटोप्लाज्मा को हम लोग, मतलब प्लांट के अंदर माइकोप्लाज्मा को हम लोग फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। तो फाइटोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा एक ही बात, और एनिमल के अंदर उसको माइकोप्लाज्मा ही बोलते हैं। दूसरी बीमारी जो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है बिचिस ब्रूम, ये भी बहुत पॉपुलर बीमारी है, बिचिस ब्रूम। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिचिस ब्रूम। तो ये किस में होती है? बिचिस ब्रूम ये होती है अपना, ये क्या बोलते हैं, मूंगफली के अंदर, आलू के अंदर। इसमें क्या होता है, जो मूंगफली वाले जो झाड़ू जैसे नजर आते हैं, ये होती है किसके अंदर? मूंगफली के अंदर। ग्राउंड नट के अंदर होगी, आलू के अंदर होगी। ये भी माइकोप्लाज्मा से होने वाली बीमारी है। और एक लिखो, बंची टॉप ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ पपाया, पपीता जो है ना, पपीता, उसके अंदर एक बीमारी होती है पपाया के अंदर, जिसका नाम क्या है? बंची टॉप। तो बंची टॉप ऑफ पपाया भी इसी से होती है। एक सूरजमुखी जो है, सनफ्लावर, उसके अंदर एस्टर येलो डिसीज होती है, एस्टर येलो डिसीज ऑफ सनफ्लावर। ये एक एक बीमारी को याद रखिएगा, बिल्कुल एज इट इज, नाम याद होने चाहिए आपको। और बीमारी किसके अंदर हो रही है? जैसे लिटिल लीफ डिसीज ब्रिंजल के अंदर होती है, बिचिस ब्रूम डिसीज ये मूंगफली और आलू के अंदर होती है, बंची टॉप डिसीज पपीते के अंदर, पपाया के अंदर होती है, एस्टर येलो डिसीज ये सूरजमुखी के अंदर, सूर्यमुखी सनफ्लावर के अंदर होती है। फिर कुछ बात करें हम लोग एनिमल डिसीज में, एनिमल डिसीज में जैसे कि आपका एक होता है जो आपका टिपिकल, जो बिल्कुल निमोनिया है अपने इंसानों के अंदर, वो प्राइमरी टिपिकल निमोनिया, प्राइमरी टिपिकल निमोनिया। निमोनिया इन ह्यूमन, हम इंसानों के अंदर जो निमोनिया होता है ना, वो बेसिकली इसी से होता है। कैटल के अंदर हमने पढ़ा था प्लूरोनिमोनिया, वो बेसिकली था। तो वोमाइन प्लूरोनिमोनिया इन कैटल, ये लिख लेना दूसरा, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया इन कैटल। ये दो बीमारी तो लिखी ना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो लिखना ही लिखना है आपको, प्लूरोनिमोनिया वाली। बोवाइन प्लूरोनिमोनिया इन कैटल, ठीक है। ये एनिमल डिजीज में, ये वाली तो याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो, अब इसके अंदर ना कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जिन पर बच्चे फंसते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नीट एग्जाम की ट्रैप, बेसिकली इसको हम लोग समझे, नीट एग्जाम ट्रैप। कैसे बच्चे इन क्वेश्चंस के अंदर उलझ जाते हैं और क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा, एक क्वेश्चन आता है पेनिसिलिन को लेकर के। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन क्या है बाबू। पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है,
और एंटीबायोटिक क्या करती है? एंटीबायोटिक का काम होता है किल द बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? एंटीबायोटिक का काम होता है कि वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं ना, तो एंटीबायोटिक हमको डॉक्टर देता है, तो हमारे अंदर के बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि क्या माइकोप्लाज्मा भी पेनिसिलिन से मर सकता है? क्या माइकोप्लाज्मा पर भी पेनिसिलिन असर करेगी? क्वेश्चन ये है। अपने हिसाब से लिख लो, माइकोप्लाज्मा, या हाँ ऐसे लिख लो, अफेक्टेड बाय पेनिसिलिन। क्या माइकोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन का अफेक्ट होता है? हाँ या ना? आंसर है ना। क्यों भाई, ऐसा काहे बोल दिया आपने? आपने तो कहा कि सर पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक और ये बैक्टीरिया को मारता है। अब बैक्टीरिया को मारता है, माइकोप्लाज्मा को थोड़ी मारेगा। माइकोप्लाज्मा भी तो सर बैक्टीरिया ही है ना। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है, लेकिन वो बैक्टीरिया से थोड़ा अलग है। देखिए इस चीज को समझिए, इसका कारण समझिए कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअल में माइकोप्लाज्मा जो है ना, वो काम करता है सेल वॉल पर, वो अटैक करता है सेल वॉल पर। जैसे पेनिसिलिन जो है ना, सॉरी माइकोप्लाज्मा नहीं, पेनिसिलिन जो है ना वो सेल वॉल पर अटैक करता है। एक्चुअल में ये पेनिसिलिन कैसे काम करता है? पेनिसिलिन जो है ना वो हमेशा अटैक करता है सेल वॉल पर, अटैक ऑन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल पर अटैक करता है और उसको मार देता है, किल देम। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल ही नहीं है, बट माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल। तो जब माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं होगी तो पेनिसिलिन फिर अटैक किस पर करेगा? पेनिसिलिन फिर अटैक किस पर करेगा? पेनिसिलिन बेसिकली क्या करता है? सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देता है। अब यहां पर तो माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल है ही नहीं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता सेल वॉल पर अटैक हो नहीं हो, मेरे पास तो सेल वॉल ही नहीं है। इसीलिए माइकोप्लाज्मा का के ऊपर पेनिसिलिन का कोई असर नहीं होता। दैट्स वाई माइकोप्लाज्मा is not affected by the penicillin। आ गई बात समझ में? एक तो यहां से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, एक तो इसको आपको पता होना चाहिए, क्या माइकोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन का असर होता है? आंसर है नहीं होता। लेकिन बैक्टीरिया पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया के पास एक सेल वॉल पाई जाती है और पेनिसिलिन जो होता है वो सेल वॉल पर ही अटैक करता है। ठीक, तो याद रखना, यानी माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन के लिए क्या हो गए? रेजिस्टेंट हो गए। यानी कि जो माइकोप्लाज्मा है ये हो गए रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। माइकोप्लाज्मा के रेजिस्टेंट है किसके लिए? पेनिसिलिन के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर सर ये कंट्रोल कैसे होंगे? भाई पेनिसिलिन अकेली थोड़ी ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। भाई आप कोई दूसरी एंटीबायोटिक देखिए जो एंटीबायोटिक सेल वॉल पर अटैक ना करती हो, कोई और दूसरी चीजों पर अटैक करती हो। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? मान लीजिए माइकोप्लाज्मा से कोई बीमारी होगी तो उसको ठीक नहीं होगी फिर तो वो, जैसे बैक्टीरिया से कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक देता है और उस एंटीबायोटिक से हम सही हो जाते हैं। अब वो एंटीबायोटिक भाई जरूर थोड़ा है कि पेनिसिलिन ही एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जैसी कईयों एंटीबायोटिक है, कईयों एंटीबायोटिक है। जैसे एक आपकी टेट्रासाइक्लिन है, जैसे क्लोरामफेनिकोल है, ये दवाइयां हैं मार्केट में मिलती है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल। ये सेल वॉल पर अटैक नहीं करती। जैसे पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल पर अटैक करती है, वो सेल वॉल पर सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक करके उस ऑर्गेनिज्म को मारती है। तो पेनिसिलिन के काम करने का तरीका अलग है। तो उसी काम करने के तरीके की वजह से माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है। लेकिन और जो दूसरी एंटीबायोटिक है वो सेल वॉल पर थोड़ी अटैक करती है, वो तो कोई और चीज पर अटैक करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अदर एंटीबायोटिक्स, और भी कई प्रकार की एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे जैसे टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन ये बड़ी पॉपुलर एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन। जैसे कि क्लोरामफेनिकोल है, क्लोरामफेनिकोल। ये एंटीबायोटिक सेल वॉल पर नहीं अटैक करती, ये अफेक्ट करती हैं या ये अटैक करती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर। These antibiotics affect the metabolic activity of the cell and kill them।
और फिर उसको मार देती हैं, यानी कि माइकोप्लाज्मा इन एंटीबायोटिक्स से अफेक्टेड होगा। दैट इज इट मींस दीज एंटीबायोटिक्स, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये मार सकती हैं माइकोप्लाज्मा को, कैन किल दी माइकोप्लाज्मा। यानी कि अगर हम यहां पर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, जैसे पेनिसिलिन है एक तरफ और एक तरफ है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, हमने पेनिसिलिन को डाला माइकोप्लाज्मा पर, माइकोप्लाज्मा पर कोई असर नहीं हुआ, नॉट अफेक्टेड। हमने टेट्रासाइक्लिन को डाला माइकोप्लाज्मा पर, माइकोप्लाज्मा मर गया। याद रखना, क्लोरामफेनिकल आप अप्लाई करोगे माइकोप्लाज्मा पर, माइकोप्लाज्मा मर जाएगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना। कुछ लोग माइकोप्लाज्मा और वायरस के बीच में कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा वो भी मैं आपको बता दूं, ये भी बड़ा बच्चों को एक नीट कंफ्यूजन है। नीट एग्जाम में जो एक बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है उसको लेकर के अपन चर्चा करें, जैसे कि वायरस वर्सेस माइकोप्लाज्मा। वायरस और माइकोप्लाज्मा को लेकर के काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे वायरस की बात करें अपन, तो वायरस जब अपने होस्ट के अंदर होता है तो वो लिविंग है, और होस्ट के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, इस चीज को ध्यान रखना। एक बड़ा डिफरेंस जो मैं आपको बता रहा हूं वायरस के लिए, विद इन दी होस्ट सेल, अपने होस्ट सेल के अंदर है तब तो वो क्या है, लिविंग है, एंड आउटसाइड दी होस्ट सेल, होस्ट सेल के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है। वायरस अपने होस्ट के अंदर है तब तक तो लिविंग है, होस्ट के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कोई एक ही हो सकता है, यानी कि या तो डीएनए या आरएनए, दोनों कभी नहीं होते, इस बात को ध्यान रखना। आइदर डीएनए और आरएनए दोनों कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं। बोथ डीएनए एंड आरएनए नेवर प्रेजेंट टुगेदर, दोनों साथ में तो कभी भी नहीं होते हैं वायरस के अंदर। ये बहुत ही बड़ी हाईलाइट है, वायरस के अंदर डीएनए आरएनए दोनों साथ में कभी भी नहीं होते, कभी भी नहीं होते। इस बात को हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना इसको, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वायरस जो है वो कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकता है, कैन नॉट ग्रो इन कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकता है। वहीं अगर मैं माइकोप्लाज्मा को लेकर के चर्चा करूं, माइकोप्लाज्मा हमेशा लिविंग रहेगा, ओनली लिविंग, ठीक है, इन दी होस्ट और आउट दी होस्ट, चाहे वो होस्ट के अंदर हो चाहे वो होस्ट के बाहर हो, हमेशा वो जिंदा ही रहेगा, लिविंग ही रहेगा। उसके अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि वायरस की तरह एक ही चीज प्रेजेंट हो, डीएनए आरएनए उसके अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ये एक कल्चर मीडिया में ग्रो कर सकता है, एंड कैन ग्रो इन कल्चर मीडिया। आर्टिफिशियल मीडियम जो होता है ना उसके अंदर ये ग्रो कर सकता है, वायरस जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। एक साइज को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, वो भी एक आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं मैं, नीट का ही कंफ्यूजन है, नीट एग्जाम को लेकर के ही बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, और वो कंफ्यूजन है इनके साइज को लेकर के। ये साइज का कंफ्यूजन है कि साइज में सर कौन छोटा कौन बड़ा, इसको लेकर के एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है। इसको लेकर के आप एनसीईआरटी का जो सेल वाला जो चैप्टर, उसमें पेज नंबर 128 पर आप देखिएगा, उसमें जो पीपीएलओ है उसका जो साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर लिखा है। ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी का ही मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी का ही मैं बता रहा हूं। इसमें आप पेज नंबर 128 इसको जरा जाकर के देख लेना। सेल चैप्टर है, सेल चैप्टर कौन सा है, सेल है। यहां पर आप देखोगे तो बताया गया है कि जो पीपीएलओ है उसका जो साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर बताया गया है। कितना बताया गया है, 1 माइक्रोमीटर, और माइकोप्लाज्मा में ये 0.3 माइक्रोमीटर लिखा है। बट इन माइकोप्लाज्मा, लेकिन जहां माइकोप्लाज्मा के बारे में चर्चा की गई है
इसको लिखा गया है 0.3 माइक्रोमीटर, जो मैंने अभी आपको बताया। तो एक जगह 0.1 है, सेम एनसीईआरटी में ही पेज नंबर 128 सेल चैप्टर में आप देखिएगा पीपीएलओ का साइज 0.1 माइक्रोमीटर है, और वहीं दूसरी जगह पर जहां माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया गया वहां पर 0.3 माइक्रोमीटर है। तो सही क्या मान है, इस बात को ध्यान रखना, सही आपको ये वाला मानना है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो स्टैंडर्ड डाटा जो है वो इसको सही माना गया है। ये है आपका स्टैंडर्ड साइज फॉर द एग्जाम पर्पस। अगर एग्जाम में आ जाए तो 0.3 को आप चुनिएगा, तो फिर आप 0.3, अगर नीट एग्जाम में आ जाता है 0.1 भी ऑप्शन में हो 0.3 भी हो तो 0.3 को आप चुनना, वो माइकोप्लाज्मा के लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। इज दैट क्लियर? ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और इसी के साथ ये आपका माइकोप्लाज्मा हुआ खत्म, जिसे हम लोग एक दो लाइन के अंदर पढ़ के छोड़ देते हैं। मैंने जितना डिटेल हो सकता था उतना डिटेल में आपको माइकोप्लाज्मा समझा दिया है, जहां जहां से क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा के ऊपर आ सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।